नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि 4 अक्टूबर 2020 को यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन आईएएस के प्रीलिम्स परीक्षा का एग्ज़ाम हो गया था, जिसमें सामान्य अध्ययन 1 और सी सेट दोनों की परीक्षाएं आयोजित की गई थीं। तो उसमें से हिस्ट्री सेक्शन और पॉलिटी, इसके अलावा एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, इन 3 सेक्शन पर वीडियो बना चुके थे। इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी से करीब करीब 17 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उन 17 क्वेश्चन को देख लेंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। और लगभग लगभग सभी में औसत देखा जाए तो पॉलिटी से भी करीब 17-18 क्वेश्चन पूछे गए थे। हिस्ट्री से भी करीब करीब 18-20 क्वेश्चन पूछे गए थे। एनवायरनमेंट इकोलॉजी से भी 15-16 क्वेश्चन पूछे गए थे। साइंस टेक्नोलॉजी से भी 17 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सभी जितने विषय हैं सभी का वेटेज लगभग लगभग बराबर ही है, यानी कि सभी विषय महत्वपूर्ण हैं। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, इसका वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन लगभग सभी की भूमिका समान है, यानी कि किसी को भी छोड़ा जाना घातक सिद्ध हो सकता है। तो इसमें पहला प्रश्न है, कार्बन नैनो ट्यूबों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो साइंस टेक्नोलॉजी में ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन से पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर्स से भी पूछे गए हैं। तो इसमें 4 कथन हैं, जिसमें से 4 के चारों कथन सही हैं। इसको पढ़ लेते हैं। कार्बन नैनो ट्यूब के बारे में क्या है? इनको मानव शरीर में औषधियों और प्रतिजनों के वाहकों के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। दूसरा, इनको मानव शरीर के क्षतिग्रस्त भाग के लिए कृत्रिम रक्त केशिकाओं के रूप में बनाया जा सकता है। केशिकाओं की जगह पे अगर कोशिकाओं होता तो ये गलत हो जाता है। केशिकाओं के रूप में बनाया जा सकता है। तीसरा, कार्बन नैनो ट्यूब को जो है इनका जैव रासायनिक संवेदकों में उपयोग किया जा सकता है। चौथा, कार्बन नैनो ट्यूब जैव निम्नीकरणीय यानी बायोडिग्रेडेबल होती है। तो इसमें डी वाला सही हो जाएगा। 1 2 3 4 चारों सही हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, खेत में फसल पर पीड़कनाशी छिड़कना। नंबर 2, सक्रिय ज्वालामुखियों के मुखों का निरीक्षण करना। नंबर 3, डीएनए विश्लेषण के लिए उत्प्रेक्षण करती हुई व्हेलों के श्वास के नमूने एकत्र करना। तकनीकी के वर्तमान स्तर पर उपर्युक्त गतिविधियों में से किसे ड्रोन के प्रयोग के सफलतापूर्वक किया जा सकता है? तो ड्रोन के प्रयोग से ये तीनों चीज़ की जा सकती हैं। ड्रोन का प्रयोग वहीं पर किया जाता है जहाँ पे चीज़ें डल डेंजरस होती हैं, वहाँ पर हम ड्रोन का प्रयोग करते हैं। तो खेत में फसल का पीड़कनाशी छिड़कना जो है ये किया जा सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा शरीर के लिए ख़तरनाक भी होता है रसायन पदार्थ छिड़कना। तो ड्रोन के माध्यम से इसको किया भी जाता है। और सक्रिय ज्वालामुखियों के मुखों का निरीक्षण करना, तो ये भी ड्रोन तकनीक से किया जाता है। और डीएनए विश्लेषण के लिए उत्प्रेक्षण करती हुई व्हेलों के श्वासों के नमूने एकत्र करना, तो ये सारे काम ड्रोन के माध्यम से किए जाते हैं। तो इसमें 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, यह प्रयोग ये एक स्टेटमेंट टाइप का दिया है, तो इसमें बताना है कौन सा इसमें सही है। यह प्रयोग 3 ऐसे अंतरिक्ष यानों को काम में लाएगा जो एक समबाहु त्रिभुज की आकृति में उड़ान भरेंगे, जिसमें प्रत्येक भुजा 1 मिलियन किलोमीटर लंबी है और यानों के बीच लेज़र चमक रही होगी। कथित प्रयोग किसे संदर्भित करता है? तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इवॉल्व्ड लीज़ा। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, फिर बताना है इसमें कौन से कथन या कौन सा कथन सही है या है। नंबर 1, भावी माता पिता के अंड या शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में आनुवंशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं, तो ये बात सही है। दूसरा, व्यक्ति का जीनोम जन्म से पूर्व प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संपादित किया जा सकता है, ये भी सही है। तीसरा, मानव प्रेरित बहुशक्त स्टेम यानी प्लेरिपोटेंट स्टेम कोशिकाओं को एक शोकर के भ्रूण में अंतर्वेष्टित किया जा सकता है। तो बायोलॉजी वाले सेक्शन से ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी 3 के तीनों सही कथन है इसमें। अगला, भारत में न्यूमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन यानी न्यूमोकोकल कॉन्जिगेट वैक्सीन के उपयोग का क्या महत्व है? तो ये
जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसकी वेबसाइट पे देखेंगे तो इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी, और लिखा हुआ है उनके वेबसाइट के पेज पर इसके न्यूमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन के बारे में। तो इसमें जो पहला और दूसरा कथन है ये सही है। ये वैक्सीन निमोनिया और साथ ही तानिका शोध और सेप्सिस के विरुद्ध प्रभावी हैं। दूसरा, उन प्रतिजैविकों पर निर्भरता कम की जा सकती है जो औषध प्रतिरोधी जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं हैं। तो ये दो के दोनों सही हैं। तीसरा, इसमें लिखा हुआ है कि इन वैक्सीन के कोई गौण प्रभाव यानी साइड इफ़ेक्ट नहीं है और न ही ये वैक्सीन कोई प्रत्युर्जता संबंधी अभिक्रियाएं यानी एलर्जिक रिएक्शन करती हैं। तो ये बात गलत है। कोई भी वैक्सीन होगी तो उसके कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट या कुछ ना कुछ एलर्जिक रिएक्शंस होते ही हैं। तो इसमें पहला दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा गलत रहेगा, यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पदबंध किसके प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता है? तो इसमें पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच सामान्य अंतर के बारे में सही हैं? यानी पादप कोशिका और प्राणी कोशिका यानी कि मानव कोशिकाओं के बीच में जो अंतर है, कौन से कथन इसमें सही से अंतर बता पा रहे हैं? तो पहला, पादप कोशिकाओं में सेलुलोज कोशिका भित्तियाँ होती हैं जबकि प्राणी कोशिकाओं में वे नहीं होती हैं। तो ये बात सही है। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती है जबकि इसके विपरीत प्राणी कोशिकाओं में वे होती हैं। तो जितने भी पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें प्लाज्मा झिल्ली होती हैं जबकि इसमें लिखा हुआ है झिल्ली नहीं होती हैं। तो ये बात इसमें गलत है। तीसरा, परिपक्व पादप कोशिका में एक वृहद रसधानी होती है जबकि प्राणी कोशिका में अनेक छोटी रसधानियाँ होती हैं। तो अंतर याद करना भी महत्वपूर्ण हो सकता है कि परिपक्व पादप कोशिका में एक वृहद रसधानी होती है जबकि प्राणी कोशिका में अनेक छोटी रसधानियाँ होती हैं। तो ये बात सही है। तो पहला तीसरा इसमें सही हो जाएगा, सी वाला। बायोलॉजी से पर्याप्त क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला, मानव प्रजनन तकनीकी में अभिनव प्रगति के संदर्भ में प्राक केंद्रिक स्थानांतरण यानी कि प्रोन्यूक्लियर ट्रांसफ़र का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसमें चौथा सही हो जाएगा, संतान में सूत्रकणिका वाले रोगों का निरोध के लिए। विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निम्नलिखित में से किस कार्य को प्रभावी रूप से कर सकती है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो पहला है, औद्योगिक इकाइयों में विद्युत की खपत कम करना, ये सही है। सार्थक लघु कहानियों और गीतों की रचना करना, ये भी सही है। रोगों का निदान करना यानी चिकित्सा के क्षेत्र में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाता है। और टेक्स्ट से स्पीच में परिवर्तन करना, ये भी सही है। और स्पीच से टेक्स्ट में भी कन्वर्जन कर सकते हैं। तो ये भी सब एआई का ही कमाल होता है। जब 1 2 3 4 सही हो रहा है तो ये ऑप्शन में केवल डी वाला है और डी ऑप्शन में पांचवा लिखा ही हुआ है, तो पांचवा अपने आप ही इसमें सही हो जाएगा, यानी विद्युत ऊर्जा का बेतार संचरण भी इसमें सही हो जाएगा। दृश्य प्रकाश संचार यानी VLC तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो नंबर 1, VLC 375 से 780 नैनोमीटर वाली विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रमी तरंगदैर्ध्यों का उपयोग करती है, ये सही है। VLC को दीर्घ परासी प्रकाशी बेतार संचार के रूप में जाना जाता है, ये गलत है। VLC ब्लूटूथ की तुलना में डेटा की विशाल मात्रा को अधिक तेज़ी से प्रेषित कर सकता है, ये भी बात सही है। और VLC में विद्युत चुंबकीय व्यतिकरण नहीं होता है, ये बात सही है। तो 1 3 4 वाला ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। ब्लॉकचेन तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। तो पहला कथन, यह एक सार्वजनिक खाता है जिसका हर कोई निरीक्षक कर सकता है परंतु जिसे कोई भी एक उपभोक्ता नियंत्रित नहीं करता। तो ये ब्लॉकचेन तकनीकी के बारे में ये बात सही है। दूसरा, ब्लॉकचेन की संरचना और अभिकल्प ऐसा है कि इसका समूचा डेटा केवल क्रिप्टोकरेंसी के विषय में है। तो जो केवल लग गया है इसकी वजह से ये गलत हो जाएगा। तीसरा,
ब्लॉकचेन के आधारभूत वैशिष्ट्यों पर आधारित अनुप्रयोगों को बिना किसी व्यक्ति की अनुमति के विकसित किया जा सकता है। तो ये बात भी सही है। तो पहला और तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला। भारत में रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वर्तमान में रासायनिक उर्वरकों का खुदरा मूल्य बाजार संचालित है और यह सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है। तो ये बात इसमें गलत है। अगला, अमोनिया जो यूरिया बनाने में काम आता है वह प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है। तो ये बात सही है और ये जीके बढ़ाने के लिए भी अच्छा पॉइंट इसमें बहुत सारे मिल जाते हैं कि अमोनिया जो यूरिया बनाने में काम आता है वह प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है। तीसरा, सल्फर जो फॉस्फेरिक अम्ल उर्वरक के लिए कच्चा माल है वह तेल शोधन कारखानों का उप उत्पाद है। तो केवल 2 और 3 वाला सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला, भारत की जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किनका उपयोग कच्चे माल के रूप में हो सकता है। तो जैव ईंधन के लिए उन्हीं कच्चे माल का उपयोग होता है जो खाद्य पदार्थ नहीं है। जो खाने योग्य जो अनाज वाले चीज़ें हैं उनका प्रयोग जैव ईंधन के लिए नहीं किया जाता है। बाकी जो खाद्य पदार्थ नहीं है या जो सड़े हुए खाद्य पदार्थ हैं उनका प्रयोग हम जैव ईंधन के लिए कर सकते हैं। तो कसावा का उपयोग कर सकते हैं, क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने कर सकते हैं, मूंगफली के बीज नहीं कर सकते क्योंकि ये खाद्य पदार्थ में आता है। कुल्थी यानी कि हॉर्स ग्राम इसका प्रयोग भी नहीं कर सकते क्योंकि ये भी खाने की चीज़ है। सड़ा आलू, तो आलू खराब हो गया है तो सड़ा आलू का प्रयोग किया जा सकता है। चुकंदर का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो इसमें 1, 2, 5, 6 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 1, 2, 5, 6 यानी कि ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सौर जल पंपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सौर ऊर्जा का प्रयोग पृष्ठीय पंपों को चलाने के लिए हो सकता है और निमज्जनी सबमर्जिबल पंपों के लिए नहीं। तो ये बात गलत है। सौर ऊर्जा का प्रयोग अपकेंद्रीय पंपों को चलाने के लिए हो सकता है और पिस्टन वालों के लिए नहीं। तो ये भी बात गलत है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2। भारत में क्यों कुछ परमाणु रिएक्टर IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी सुरक्षा उपायों के अधीन रखे जाते हैं जबकि अन्य इस सुरक्षा के अधीन नहीं रखे जा सकते हैं। तो IAEA के वेबसाइट पर जाएंगे तो इसके बारे में भी इसमें जानकारी दी गई है। तो इसमें बी ऑप्शन से हो जाएगा कि जो कुछ परमाणु रिएक्टर IAEA सुरक्षा उपायों के अधीन क्यों रखे जाते हैं, क्योंकि कुछ आयातित यूरेनियम का प्रयोग करते हैं अन्य घरेलू आपूर्ति का। तो इसमें बी वाला ही ऑप्शन से हो जाएगा। भारत में किसी व्यक्ति के साइबर बीमा कराने पर निधि की हानि की भरपाई एवं अन्य लाभों के अतिरिक्त सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन से लाभ दिए जाते हैं। तो जब किसी का साइबर बीमा कराया जाता है तो अगर कुछ नुकसान हो जाती है तो क्या क्या लाभ मिलते हैं तो उसके बारे में बताना। इसमें पहला लाभ है, यदि कोई मैलवेयर कंप्यूटर तक उसकी पहुंच बाधित कर देता है तो कंप्यूटर प्रणाली को पुनः प्रचालित करने में लगने वाली लागत भी दिया जाता है साइबर बीमा कराने पर। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि यह प्रमाणित हो जाता है कि किसी शरारती तत्व द्वारा जानबूझकर कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाया गया है तो नए कंप्यूटर की लागत दी जाती है। तो ये बात गलत है। तीसरा, यदि साइबर बलात्ग्रहण होता है तो इस हानि को न्यूनतम करने के लिए विशेषज्ञ परामर्शदाता की सेवाएं लेने पर लगने वाली लागत दिया जाता है। तो ये बात सही है। यदि कोई तीसरा पक्ष मुकदमा दायर करता है तो न्यायालय में बचाव करने में लगने वाली लागत भी दिया जाता है। तो पहला, तीसरा, चौथा वाला कूट सही हो जाएगा इसमें। इस्पात स्लैग निम्नलिखित में से किसके लिए सामग्री हो सकता है। तो आधार सड़क के निर्माण के लिए इस्पात स्लैग जो है वो किसके लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो आधार सड़क के निर्माण के लिए हो सकता है, कृषि मृदा के सुधार के लिए हो सकता है, सीमेंट के उत्पादन के लिए हो सकता है। इस्पात स्लैग यानी कि 1, 2, 3 डी वाला ऑप्शन से हो जाएगा। तो इस वीडियो में मुख्य रूप से इतना ही। इसके बाद ज्योग्राफी और जो इकोनॉमी वाला सेक्शन है इसका वीडियो भी लाने का प्रयास करेंगे। और 11 अक्टूबर 2020 में ही उत्तर प्रदेश PCS का एग्ज़ाम जो है उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग का भी परीक्षा प्रीलिम्स वाला 11 अक्टूबर को होगा।
तो उसमें भी देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, और उसके भी जो सामान्य अध्ययन वाला और जो सी सेट वाला क्वेश्चन होगा डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिए, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।